हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट। इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट के ऐप एंड चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई के टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस। बिफोर डिस्कसिंग देम आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज श्रेयांश मेहता। I have secured All India Rank 58 in Engineering Services 2019. I have secured All India Rank 7 in GATE 2019, and I have also achieved All India Rank 1st in a lecture paper that was conducted by UPSC. Also, स्टार्ट करने से पहले आप इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। Here you will get the best quality content. So start करते हैं हम आज। Strength of materials, which was test 1, उसके solutions discuss करते हैं हम। So let's start with the question number 1. Proof resilience is the maximum energy stored at. ये क्वेश्चन एक्चुअली थियोरेटिकल है, बट मैं कोशिश करूँगा थियोरेटिकल के साथ आपका कुछ रिविजन करवा दूँ ताकि आपको याद होता रहे। साथ ही साथ अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप रट लीजिए इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 1 था प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 1 का है। स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, अलग अलग नाम होते हैं अलग बुक में। ठीक है, तो हम कोई भी एक माइल्ड स्टील का ग्राफ ले लेते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ होता है माइल्ड स्टील का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन करके एरिया निकालूं, एरिया अंडर द कर्व, तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे मैंने कहीं तक भी निकाल दिया, मानो यहाँ तक निकाल दिया ये पूरा एरिया। ठीक है, इस पॉइंट तक, तो मेरे को मिलता है एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। एरिया अंडर द कर्व होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना। जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आती है होता है पी डेल्टा कर्व से। तो प्रूफ रेजिलियंस या मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस एक ऐसी चीज को नाम दिया गया है, ठीक है, कि जो भी स्ट्रेन एनर्जी है स्टोर हो रही है कोई भी मटेरियल में अप टू इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ की होगी, लेकिन इलास्टिक लिमिट तक तुम्हारी जो भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस। एक चीज, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, फर्स्ट का बी। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज और आपको रिविजन में ऐड कर देता हूँ कि अगर मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालूं तो वो क्या निकालेगा, तो वो निकलेगा मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने ये यहीं पे कवर कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने निकाली है इतनी जो प्रूफ रेजिलियंस है। अगर मैं ये टोटल यहाँ तक पूरा एरिया अंडर द कर्व निकाल दूं तो जो एनर्जी मुझे मिलेगी वो होगा मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन एज। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है, आपको याद होना चाहिए। आप हम इस फॉर्म में याद करते हैं, जी इज इक्वल टू E/2 1 प्लस म्यू। ठीक है, ये इलास्टिक कांस्टेंट से एम्पेरिकल रिलेशन है तो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। और यहाँ मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, के का भी E/3 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, हमसे पूछा जी का है तो उधर अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, रटना है, ये भी रटना है। ऑलराइट, और कोई रिलेशन आ जाती है आपसे, ई म्यू और के का पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा, आपसे पूछ लेते हैं म्यू हटाओ मुझे ई के और जी में रिलेशन दो। तो आप क्या करो, इधर से म्यू की वैल्यू निकालो, इधर से म्यू की वैल्यू निकालो और कोरिलेट कर दो। इधर से और इधर से निकाल के कोरिलेट कर दो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, एवरी मटेरियल्स ओबेज हुक्स लॉ विद इन इट्स। ये भी प्रॉपर थियोरेटिकल क्वेश्चन है। हुक्स लॉ की डेफिनेशन पूछी गई है। हुक्स लॉ की डेफिनेशन होती है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बच्चे यहाँ तक ही ध्यान देते हैं, बट इसके आगे एक लाइन और लिखी हुई होती है, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं और इसको इलास्टिक लिमिट तक समझ लेते हैं कि बढ़ तो रहा ही है। बच्चे ये सोचते हैं कि ये बढ़ तो रहा ही है, बट ये लीनियरली नहीं बढ़ता। ध्यान रखना, हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस रिलेशन को खोले तो एक आता है कांस्टेंट। तो ये क्या है, लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन कहाँ तक फॉलो करता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इलास्टिक में थोड़ा सा पैराबोलिक हो जाता है, यहाँ पे 2 डिग्री का कर्व हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर तुम अभी यहाँ तक भी इसको छोड़ोगे, ये मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन बनाया, ध्यान रखना। अगर मैं इस पॉइंट तक स्ट्रेस करके छोड़ूंगा तो ये पूरा
रिफॉर्म कर लेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन, बट जो हुक्स लॉ है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियरली जो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक है। तो थर्ड का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ विड्थ डी एंड डेप्थ बी। यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अगर वैसे ऑप्शन में दे नहीं रखा, आप देखोगे तो बी डी क्यूब बाई 12 कहीं दे नहीं रखा। अगर होता तो कुछ बच्चे गलत करते इसको, बट यहाँ ऑप्शन ही नहीं है तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी डी क्यूब बाई 12 की जगह क्या होगा? डी बी क्यूब बाई 12। आई एक्स एक्स पूछा है, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मिड डेप्थ, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ मतलब एक एच के अबाउट पूछ लूँ तो अलग हो जाएगा, मैं कहीं और से पूछ लूँ। यहाँ ये मेंशन है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और मिड डेप्थ, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? डी बी क्यूब बाय 12। ठीक है, ये तो डी और बी चेंज कर रखा है, अगर नहीं कर रखा होता तो ये आई वाई वाई होता और आई एक्स एक्स क्या होता? बी डी क्यूब बाय 12। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। इधर तो पूछा है, इधर तो इन्होंने चेंज किया है डी और बी को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और मिड डेप्थ का पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ ये डी बी क्यूब बाय 12 क्यों है, क्योंकि ये डी कर दिया, ये भी कर दिया, जबकि जनरली ये बी होता है डी की जगह और ये डी होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क अबाउट इट्स एक्सिस। द स्प्रिंग, ऑब्वियसली स्प्रिंग वायर वुड एक्सपीरियंस टॉर्क है, टॉर्क से कौन सा स्ट्रेस आएगा? टॉर्सनल स्ट्रेस, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा दिमाग लगा लो तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? जो स्प्रिंग होती है उसमें टॉर्क ही लगता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस भी आता है। लेकिन वो कैसे आता है? वो आता है कुछ ऐसे, ये पी लोड लगता है। हम इस पी लोड को कहीं एक क्रॉस सेक्शन पे काट के शिफ्ट करते हैं। यहाँ से अगर मैं काटूँ तो ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, ऐसा कुछ, ये पीछे जा रही होगी वायर। तो अगर मैं काटूँ और यहाँ शिफ्ट करूँ तो एक पी लोड यहाँ शिफ्ट होगा और एक पी एल या फिर पी आर एक मोमेंट लगेगा, और ये मोमेंट एज ए टॉर्जन एक्ट करेगा। लेकिन इन्होंने जब बोल रखा है सिर्फ टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क की वजह से तो सिर्फ टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस आ रहा है। जो डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस आएगा वो पी की वजह से आएगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टॉर्क की वजह से टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस, आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, द शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ बीम ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन इज सच दैट। ये भी याद करने की चीज़ है वैसे तो। ठीक है, इसका वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। ये सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, पूरा सॉलिड है। यहाँ कहीं न्यूट्रल एक्सिस होती है डायमीटर के अलॉन्ग, तो ये क्या हो गया? क्यू मैक्स। ये जो चीज़ है तुम्हारी, ये क्यू मैक्स हो गई। ऑलराइट, ठीक है। क्यू मीन तो क्या होगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। तो इसका जो होता है क्यू मैक्स का जो होता है वो होता है 4/3 क्यू मीन। 4/3 कितना हो गया? 1.33। तो आंसर कहाँ है? सी। ठीक है, तो ये इसका हुआ। अब देखो मैं यहाँ एक दो चीज़ें और रिवाइज करवा देता हूँ। ये किसका होता है और ये किसका होता है? ठीक है, ये होता है हॉलो थिन सर्कुलर रिंग। ध्यान रखना, ये सॉलिड सर्कुलर सेक्शन नहीं है, रिंग है। रिंग कैसी होती है? सॉलिड नहीं है कहने का मतलब, कुछ रिंग ऐसी होगी, हॉलो होगी। मेरे से परफेक्ट डायग्राम बना नहीं, बट आप समझ गए। दो कंसेंट्रिक सर्कल बना के ये इतना इतना पोर्शन रहेगा, बीच वाला ये खाली है। ठीक है, तो इसका होता है जो इसमें भी इसके अबाउट मैक्सिमम आएगा, और कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ क्यू मीन आएगा, जो इसका क्यू मैक्स होगा। और ये जो होता है 1.5 जो बी दे रखा है वो होता है रेक्टेंगल में, और वो भी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही होता है। रेक्टेंगुलर में कितना होता है? क्यू मैक्स इक्वल टू 3/2 क्यू मीन। ऑलराइट, तो ये आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इसका तो आंसर समझ आ गया, सी है, और मैंने दो चीज़ें और ऐड कर दी आपकी। ठीक है, which eccentric load if placed within the central core in figures below does not produce tension in the column cross section। इसका आंसर वैसे तो देखते ही टिक करना है, क्योंकि एसएससी इसको अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करो तुम तो ये बहुत बड़ा है, बट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल का हम डिराइव करते हैं नोटबुक्स में, और हम एक फाइनल रिजल्ट याद करते हैं। फाइनल रिजल्ट होता है एक रोम्बस। तो ये ऑप्शन गलत। रोम्बस की जो ये जो अगर जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ऐसा कुछ रोम्बस बन रहा है। ये रोम्बस का क्या मतलब है? रोम्बस का मतलब है कि अगर मैं लोड इसके बीच में कहीं भी रख दूं, यहाँ 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 यहाँ, तो पूरे सेक्शन में, पूरे कहीं सेक्शन में ये जो रेक्टेंगल सेक्शन है इसमें कहीं भी टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है d/6 आधा, और ये भी d/6। तो टोटल कितना हो गया? d/3। वैसे ही उधर b/6 करोगे हॉरिजॉन्टल में, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल b/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डेली डी। इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ ऐसे करते हैं इसको कि लोड कहीं भी रख दिया एक x डिस्टेंस पे और y पे जाके। ठीक है,
तो फिर एक आएगा इस पे डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, फिर एक ऑपोजिट साइड आएगा एक पी वाई बाय आई एक्स 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 डी बाई टू माइनस पी एक्स बी बाई टू आई वाई वाई, ये ज़ीरो होगा। इसको ज़ीरो करोगे तो इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। ये कहाँ से आया, ये देखो ऐसे आया कि अगर मैंने लोड यहाँ कहीं लगाया तो इसके अबाउट भी बेंडिंग देगा, इसके अबाउट भी बेंडिंग देगा। तो एक बेंडिंग स्ट्रेस ये रहा, एक बेंडिंग स्ट्रेस ये रहा, ठीक है। दोनों माइनस क्यों किए मैंने, क्योंकि मैंने एक ऐसी साइड ली है, चारों साइड अलग अलग होगा, एक किसी तरफ किसी की तरफ, किसी की वजह से कंप्रेशन आएगा, किसी की वजह से टेंशन आएगा। चारों डायरेक्शन, चारों जैसे मैं ये चार में डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चार की बात कर रहा हूँ मैं ना। अगर मैंने चार में डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट में ये कंप्रेशन होगा, ठीक है, और ये भी कंप्रेशन होंगे दोनों, ठीक है। सेकंड में बात करूँ तो कंप्रेशन एक टेंशन, थर्ड में बात करूँ तो एक कंप्रेशन ये कंप्रेशन बाकी दोनों टेंशन, ऐसे होगा। तो हमें दोनों टेंशन वर्स्ट केस में बात करनी है कि वर्स्ट केस में टेंशन ना आए, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, थर्ड, जस्ट इसके ऑपोजिट, जहाँ लोड लग रहा है उसके ऑपोजिट ये दोनों तरफ टेंशन देगा। ऑलराइट, सेवंथ का आंसर डी है। इतना सोचना नहीं है एग्जाम में, अगर इतने सोचने की जरूरत पड़ रही है, सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये क्वेश्चन नहीं करना है, इसको स्विच करो और आगे बढ़ो। अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है ऐसा कुछ तो क्या करना है, स्विच करके आगे बढ़ना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन एट सपोर्ट ए, ये निकालना है आर ए, ठीक है। तो देखो वैसे तो अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मैं फोर्स इक्विलिब्रियम लगाऊंगा कि आर ए प्लस आर बी प्लस 20 इक्वल टू 0। प्लस 20 क्यों, क्योंकि 20 अपवर्ड लग रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। 20 इन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन दी है, ठीक है। और लेकिन मैं क्या करूँगा, सीधा मोमेंट एट बी जीरो करता हूँ, इससे एक से आंसर आ जाएगा देखना, क्योंकि एक ही अननोन बचा अब मेरा। 20 इंटू 200 प्लस आर ए इंटू 100 इक्वल टू 0। प्लस क्यों किया है, क्योंकि दोनों बी के अबाउट कैसा मोमेंट दे रहे हैं, 20 भी क्लॉकवाइज दे रहा है, आर ए भी क्लॉकवाइज दे रहा है, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -40। सॉल्व करके देख लेना। अब माइनस का क्या मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने मानी है उसके ऑपोजिट मैंने मानी है अपवर्ड, तो मतलब डाउनवर्ड आएगा मेरा आंसर, क्योंकि माइनस आ रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द अलाउबल स्ट्रेस इन अ लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। देखो लॉन्ग कॉलम की बात हो रही है, लॉन्ग कॉलम की बात सोम में कौन करता है, यूलर्स थ्योरी करती है। सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आते ही यूलर्स थ्योरी का फॉर्मूला आना चाहिए। सिग्मा सी आर क्या है, पाई स्क्वायर ई बाय लेमडा स्क्वायर, या फिर मैं अगर लेमडा को खोलूँ तो पाई स्क्वायर ई, लेमडा कितना होता है एल बाय आर, आर स्क्वायर बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है पाई स्क्वायर ई इंटू ए बाय लेमडा स्क्वायर, वो ध्यान रखना वो लोड होता है। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, सिग्मा सी आर, स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, वो पी सी आर होता है, क्रिटिकल लोड, ठीक है। तो ए हट चुका है। वैसे जो फॉर्मूला तुम पढ़ते हो वो होता है पाई स्क्वायर ई बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर, ये सारे एक ही फॉर्म है। आई को मैंने रख दिया ए आर स्क्वायर, फिर आर को नीचे ले गया, लेमडा में कन्वर्ट कर दिया, ए हटा दिया क्योंकि स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, समझ गया ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को अलाउबल स्ट्रेस बढ़ाना है, तो मतलब एक तरह से सिग्मा सी आर को तो बढ़ाना है, तो मैं किसको बढ़ाऊं ये पूछ रहा है, स्लेंडरनेस रेशियो को बढ़ाऊं, नहीं। इसको नीचे वाली टर्म को बढ़ाओगे तो ये ओवरऑल कम हो जाएगी, नहीं। लेंथ ऑफ कॉलम, फिर नीचे वाली टर्म को बढ़ाया, फिर सिग्मा सी आर कम, नहीं। रेडियस ऑफ जायरेशन इसको बढ़ा दूं, हाँ ऊपर वाली को बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ेगा, सिग्मा सी आर बढ़ेगा। इसेंट्रिसिटी तो कहीं आ ही नहीं रही, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा अलाउबल स्ट्रेस, वो तो सेक्शन की प्रॉपर्टी हुई ना। ऑलराइट, तो 9th का आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंसंट्रेटेड लोड W acts at the center of simply supported beam of length L। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर पूरा रीड करोगे तो कंफ्यूज होगे। छोटा क्वेश्चन, छोटा सा पार्ट पढ़ के उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। सिंपली सपोर्टेड बीम बोल रहा है, कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है, लेंथ L है, ठीक है। इफ द लोड इज चेंज टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पान, अगर बोल रहा है मैं चेंज कर दूं, मतलब एक UDL लाऊं, UDL, और वो इतना लाऊं W/L, ठीक है। तो बना दो, इसको भी बना दो, क्या जा रहा है, ये UDL है, इसकी वैल्यू ये है, और लेंथ वो की वो है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर कंसंट्रेटेड लोड एंड अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, रेशियो पूछा है, तो इसके अंदर याद होना चाहिए डेल्टा मैक्स कितना होता है, WL3/48 EI, इसमें कितना होता है 5WL⁴/384 EI। बस इनका रेशियो पूछा। अब ये ध्यान रखना है स्मॉल w है, स्मॉल w की वैल्यू क्या है, कैपिटल W/L। तो इसको सॉल्व करूंगा तो एक L से L⁴ से एक L चला जाएगा, तो ये आ जाएगा।
ठीक है। अब रेशियो पूछा है, ऊपर कौन है, ऊपर कंसंट्रेटेड लोड रखो, नीचे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रखो, तो डेल्टा m1 अपॉन m2 पूछा है, इसको m1 दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 पूछा है, सॉल्व करोगे तो क्या सब कट जाएगा, क्या बचेगा 1/48 डिवाइडेड बाय 5/384, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8/5 डी 10th का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ टेंशनल मोमेंट, टेंशनल हो टॉर्जनल हो एक ही बात होती है, टेंशनल से एक डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ फाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो तो सबको पता है, टी एल बाई जी जे कहाँ से आती है, ये इस फॉर्मूले से आती है, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी फाई बाई एल। इन दोनों को यूज़ करोगे, अगर इसको हटा दोगे, इन दोनों को यूज़ करोगे तो फाई की वैल्यू ये आ जाएगी। तो टी एल बाई जी जे कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से सेलेक्ट करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं, टी जे बाई जी एल नहीं हो जाए, जे एल क्या है, एल को तो ऑपोजिट, एल की मिरर इमेज ही जे है, ध्यान रखना है टिक करते समय, क्योंकि इतना सही कर लिया और तुम टिक करने में गलती कर रहे हो तो इससे बड़ी पागलपंती कुछ हो नहीं सकती। तो हर क्वेश्चन को इक्वल रिस्पेक्ट दो, चाहे कितना भी इजी हो, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते टी एल बाई जी जे टिक करना का मन कर रहा है, बट मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। 5 से 10 सेकंड देना कोई भी क्वेश्चन को गलत बात नहीं, इतना टाइम तो होता ही है, एसएससी में माना है थोड़ा कम पड़ता है, बट इतना तो होता ही है कि आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया का एक मोमेंट किया एल, दूसरा मोमेंट किया एक और एल, तो ये क्या हो गया, ये एरिया की होती है mm² इंटू mm इंटू mm, कितना हो गया mm की पावर 4। और ध्यान रखना, ये तो मैंने ऐसे ही पागलपंती के लिए समझाया, अगर तुम्हें नहीं पता तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया किसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, 12वें का डी। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स, अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि भाई कभी भी अगर कार्बन किसी में ऐड करो कोई भी मटेरियल में, तो जो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एक तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, जैसे पहले ऐसा था, कार्बन डाला, कार्बन कंटेंट बढ़ाया, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, देख रहे हो। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, स्ट्रेन कम ले पा रहा है, स्ट्रेन कम ले पा रहा है मतलब ब्रिटलनेस बढ़ रही है, डक्टिलिटी कम हो रही है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल ये था, ए नाम दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। तो अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूँ तो ए सबसे ज़्यादा था, बी उससे कम, सी उससे कम। स्ट्रेंथ की बात करूँ, सी सबसे ज़्यादा, बी उससे कम, ए उससे कम। ब्रिटलनेस की बात करूँ, सी सबसे ज़्यादा, बी देन ए। हार्डनेस इसमें ग्राफ में नहीं दिख रही, बट कार्बन कंटेंट डालने से हार्डनेस बढ़ती है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, अगर मैं कार्बन बढ़ाऊँ तो क्या कम होगा, कार्बन बढ़ाने पे क्या कम हो रहा है, देखो सी सबसे कम किस में है, डक्टिलिटी में, 13th का डी, ठीक है। मैंने ये तीनों भी कवर कर लिए हैं कि इनका क्या होगा, इसके ये बढ़ेंगे तीनों कार्बन डालने से, तो ये याद रख लेना कार्बन का क्या होता है। 14, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ shear force ड्यू टू shear force F on a rectangular section of area A at neutral axis is, अब देखो मेरे से पूछा है भाई shear stress, तो मैं क्या करूँगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब इसने दो बार एक ही चीज़ बोली है कि एक तो भाई मुझे मैक्सिमम बताओ, एक मुझे न्यूट्रल एक्सिस पे बताओ। मैं दोनों में से एक भी चीज़ अगर बोलता, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन होती, तो आंसर फिर भी क्या होता, मैक्सिमम वाला ही होता, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, रेक्टेंगल सेक्शन पे मैक्सिमम होता है। ये तो क्या है, ये तो एवरेज है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसका वेरिएशन देखूँ तो कुछ ऐसा होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम, अभी पीछे बताया था कितना होता है रेक्टेंगल में, 1.5 टाइम्स क्यू एवरेज। क्यू एवरेज तुम्हारा कितना है, एफ बाई ए, तो कितना हो गया, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 3f/2 है। 14th का सी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू, अब प्रिंसिपल प्लेन्स की अगर तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो तुम्हें डेफिनेशन पड़ेगी मिलेगी, दोज प्लेन्स विच आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन्स। तो एक तरह से ये डेफिनेशन पूछ रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझ रहे हो। तो प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली, या फिर दोज प्लेन्स विच आर सब्जेक्टेड टू जीरो शियर स्ट्रेस या जीरो टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो वो भी प्रिंसिपल प्लेन होता है। तो मतलब प्रिंसिपल प्लेन पे क्या नहीं होना चाहिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो गया, वैसे अगर मैं सही डेफिनेशन की बात करूँ तो दोज प्लेन्स विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी टेंजेंशियल स्ट्रेस आर प्रिंसिपल प्लेन्स, या जीरो शियर स्ट्रेस वाले प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। तो उसका आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 16,
लग रहा है, देखते ही लग रहा है कैलकुलेटिव है, ठीक है। अगर टाइम कम है तो इस क्वेश्चन को मैं स्विच करूंगा बिना देखे, कि मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा जो देखते ही टिक हो मुझसे। मैं इसको करूंगा, अगर स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आया है क्वेश्चन तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखूंगा कितना टाइम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो स्विच करूंगा। अगर मुझे एंडिंग में ये कहीं क्वेश्चन मिलता है कि मेरे पास 2-3 मिनट बचे हैं और मेरे पास 10-15 क्वेश्चन बच रहे हैं टेक्निकल के, तो मैं 10-15 पहले सारे आगे आगे बढ़ा के वो टिक करूंगा जो देखते ही टिक हो रहा हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। ये दे रखा है, मैंने वापस बना दिया है, ये 2 मीटर दे रखा है। A cantilever beam is shown in the figure, सही बात है। Find the magnitude and the direction of movement to be applied at the free end, यहाँ पे एक मूवमेंट लगाना है फॉर जीरो वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अब देखो इसमें डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है, अब ये देखते हैं। इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ ऐसा अभी हाल फिलहाल, ठीक है, और हम चाहते क्या है, जीरो वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो उसके लिए क्या लगा रहे हैं, लगाने के लिए बोल रहा है ये बोल रहा है मूवमेंट लगाने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर एक बिना अनपढ़ इंसान से भी पूछूंगा कि मूवमेंट कैसा लगाऊं, ऊपर की तरफ खींचूं नीचे की तरफ, तो वो भी बोलेगा इसको ऊपर की तरफ खींचो अगर तुम्हें चाहिए जीरो मोमेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लॉकवाइज मोमेंट। 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है, क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज वाले कट गए। अब इसका शेप कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 9 की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, 9 की वजह से आ रहा है PL³/3 यही होता है फॉर्मूला फ्री एंड पे, तो PL³/3 इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है। इतना का इतना मुझे m की वजह से लाना है, तो ये कितना होना चाहिए, mL²/2EI। सॉल्व कर लो, m की वैल्यू मिल जाएगी, EI से EI गया, m की वैल्यू क्या आई, 9 × 2 × 2/3, 2 के स्क्वायर से ये कट गया तो एक 2 बचा इधर, और नीचे वाला 2 गया और एक नीचे वाला 3 बचा है। तो 9 2 18 2 36 डिवाइडेड बाई 3, 12 किलो न्यूटन मीटर। सी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज अ बीम इज, सबको पता है आई सेक्शन होता है। क्यों होता है, अगर मैं कोई तुमसे पूछ ले तो इसका सेक्शन मॉड्यूलस जो होता है z होता है, सेक्शन मॉड्यूलस वो सबसे ज़्यादा होता है। सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है, I/y मैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ पॉइंट लोड एक्टिंग एट द मिड स्पान ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ अ यूनिफॉर्म सेक्शन प्रोड्यूस अ फिक्स्ड एंड मोमेंट। देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात आ गई, क्वेश्चन टॉस का है, ठीक है, बट स्टिल डाला गया है क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है। फिक्स्ड एंड मोमेंट पता होनी चाहिए आपको हर टाइम पे, ठीक है। लोड एक्ट कर रहा है P, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट आ रहा है 60, मान लो लेंथ है L, तो एक तरह से हमें क्या दे रखा है, PL/8 की वैल्यू दे रखी है 60। पता है ना दोनों एंड पे कितना मोमेंट आता है, PL/8 आता है, तो ये इसको इक्वेशन दे दी 1। Then the same load spread uniformly over the entire span will produce fixed end moment equal to, अगर मैं सेम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो UDL की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/L, ठीक है, ये W UDL मान लिया। तो अब देखो इसकी वजह से भी फिक्स्ड एंड मोमेंट मालूम होना चाहिए, इसका मतलब अगर ये W लग रहा है तो ये WL²/12 होता है, ये भी ध्यान रखना, PL/8 और WL²/12। तो अब W की वैल्यू क्या है, P/L रखो इसमें, P/L इंटू L² डिवाइडेड बाई 12, एक L से L गया, कितना बचेगा PL/12। मतलब मेरे से ये PL/12 पूछ रहा है, PL/8 देके PL की वैल्यू निकाल लो ऊपर से, फर्स्ट इक्वेशन से कितनी होगी, 60 इंटू 8/12 कितना हो गया, ये 40 कैलकुलेट कर लो, सी है इसका आंसर, 40 होगा ना, 12 5 जा 65, 8 जा 40। आगे बढ़ते हैं। 19, द कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, रटने वाला तो नहीं है बट ये याद, मतलब इतनी बार ये इतना इजी क्वेश्चन है कि याद हो जाना चाहिए कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, कहाँ से आता है, ये वहीं से आता है। बकल कौन करता है, लॉन्ग कॉलम, ये पता होना चाहिए। शॉर्ट कॉलम कभी बकलिंग में फेल नहीं होता, शॉर्ट कॉलम तो अपनी स्ट्रेंथ में फेल होता है। लॉन्ग कॉलम की बात कौन करता है, यूलर करता है। यूलर ने अभी पीछे मैंने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला दिया था स्ट्रेस का, ये 2 दिए थे, ये L है ना, L इफेक्टिव का स्क्वायर, देख लो। अब तुम्हें बकल करवाना है, किस डायरेक्शन में बकल करेगा, जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रेस कम ले सकता है, ठीक है, कम किस डायरेक्शन में लेगा, जिस डायरेक्शन में उसका आर कम है। बाकी देख लो और कोई भी ऑप्शन बन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में आ रखा है और ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें याद होना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोहर सर्कल से इसमें। द लोकस ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल components of the stress on an inclined plane is, इसका आंसर है इलिप्स। सर्कल में टिक करना, काफ़ी बच्चे सर्कल टिक करते हैं बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आ चुका है। और इसका आंसर इलिप्स है, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रटना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, टू बीम ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग मोमेंट। इफ वन बीम हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड अदर हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देन, देखो यहाँ हो रही है बेंडिंग मोमेंट की बात, तो मतलब फ्लेक्सर में कौन स्ट्रॉन्ग है ये पूछा जा रहा है। तो वो हम कैसे देखते हैं, अभी मैंने बताया था सेक्शन मॉड्यूलस जिसका ज़्यादा होगा, सेक्शन मॉड्यूलस z ज़्यादा, वो तुम्हारा आंसर होगा। अब वो तुम्हें किसके लिए कैलकुलेट करना है, स्क्वायर और सर्कुलर के लिए। तुम्हारे पास कंडीशन क्या है कि जो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब कोई भी एक सर्कल मान लो ए साइड का, कोई भी एक वो मान लो आर रेडियस की सर्कल, स्क्वायर मान लिया ए का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक कंडीशन मिल गई तुम्हें, ए इज इक्वल टू आर रूट पाई। अब देखो, अब या तो मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉल्व कैसे करूँगा, देखो एक नए पेज पे लेता हूँ। मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू आर रूट पाई। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले इधर स्क्वायर का कैलकुलेट करेंगे या पहले सर्कल का कैलकुलेट कर लेते हैं। और कंडीशन मेरे पास ये है, सर्कल का क्या होता है, पाई डी की पावर 4/64, ये तो आई हो गया, जेड निकाल रहा हूँ, बाई वाई मैक्स कितना हो गया d/2। इसको मैं आर में कन्वर्ट करूँगा तो देखना फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर क्यूब बाई 4, करके देख लेना। तो ये हो गया पाई बाई 4 कितना होता है 0.78 समथिंग आर क्यूब, ये हो गया जेड सर्कल। ठीक है, स्क्वायर का ए क्यूब बाई 6 होता है सीधा जेड, ए की पावर 4/12 डिवाइड बाई a/2। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब देखो ए क्यूब बाई 6, ए को मैंने रख दिया आर रूट पाई का होल क्यूब कितना हो गया, पाई रूट पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 6। ये या तो सॉल्व कर लो, 3.14 का रूट होगा अराउंड 1.74, इसका डिवाइड बाई 6 कर लो, इतना इसकी 0.9 समथिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेना 0.96 या 0.906 ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो ज़्यादा तुम्हें साफ दिख रहा है कौन सा है, जेड स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये तो एसएससी का पेपर है, इतना थोड़ी करेंगे। ठीक है, इतना मत करो, तुम्हें एक छोटी टेक्निक भी बताता हूँ। देखो मेरे को सर्कुलर को स्क्वायर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, मेरे को सर्कुलर को स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा एरिया, मतलब ये सीधा जा रहा है, मेरे को इसको ऐसे को नहीं ले जाना है ना। तो मैं यहाँ से काट के यहाँ लगा दूंगा, यहाँ से काट के यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया शिफ्ट कर रहा हूँ। किस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, न्यूट्रल एक्सिस की तरफ। स्क्वायर में सर्कल बनाने के लिए स्क्वायर से सर्कल जा रहा हूँ मैं, तो एरिया शिफ्ट कर रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस की तरफ। और तुम्हें ये पता है z किसका ज़्यादा होगा, जिसका एरिया न्यूट्रल एक्सिस से दूर हो। तो यहाँ से मैं सीधा पता कर सकता हूँ कि z किसका ज़्यादा होगा, जिसका एरिया न्यूट्रल एक्सिस से दूर हो। न्यूट्रल एक्सिस के पास ज़्यादा एरिया किसका है, सर्कल का। सर्कल बनाने के लिए, स्क्वायर को सर्कल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया को शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना, देख पा रहे हो ना तुम। तो ये क्या हो गया, ज़्यादा एरिया इसमें नज़दीक है, इसमें स्क्वायर में ज़्यादा एरिया दूर है तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस से, तो जेड स्क्वायर का ही ज़्यादा आएगा। वैसे ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जुगाड़ू टाइप तरीका है, एकदम सही तरीका नहीं है मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि तुम एक क्वेश्चन उठा लोगे यहाँ पे कि सर कुछ एरिया काट के ऊपर भी तो जा रहा है। ठीक है, बट देखो जो एरिया ऊपर जाता है ना वो वाई भी बढ़ाता है तुम्हारा, आई बढ़ाने के साथ साथ। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल चीज़ बेस्ट चीज़ होती है, इसका कोई तोड़ नहीं है। बट ये जस्ट एक समझाने का तरीका है कि आई बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। देख रहे हो तुम, वाई मैक्स बढ़ रहा है ना तुम्हारा, पहले यहाँ तक था अब यहाँ तक जाना पड़ रहा है, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही है, तो जेड को कंपेरेटिवली कम बढ़ा पा रहा है वो। ठीक है, लेकिन जो ये एरिया है इसमें तो तुम्हारा वाई बढ़ नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हारा आई ज़रूर कम कर रहा है, तो तुम्हारा एक तरीके से जेड कितना हो गया, टोटली कम हो गया। ठीक है, था ना अच्छा तरीका, जुगाड़ू तरीका। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्क्वायर सेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर, सी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा डालना ज़रूरी था कि तुम ज़्यादा कंसेप्चुअल में ना चले जाओ।
keeping breadth constant, depth of the cantilever beam of length L of uniform strength loaded with, देखो मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी ऐसी कुछ बीम है जिसकी ब्रेड्थ कांस्टेंट है और जो डेप्थ है वो कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। यहाँ तो जीरो ही है डेप्थ, तो ये मिटा देते हैं अपन। यहाँ कुछ डेप्थ नहीं है, ये तुम्हारा फिक्स्ड एंड है। एक मिनट, ठीक है। ऐसी कुछ है, तुम्हारी विड्थ कांस्टेंट है और तुमसे पूछ क्या रहा है, इसकी लेंथ एल है, डेप्थ ऑफ द कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ लोडेड। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम क्या होती है? यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम ऐसी बीम जिसका हर एक्सट्रीम फाइबर इक्वल स्ट्रेस पे पहुंच रहा हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ने तो स्ट्रेस ही दे दिया आंसर में, हर में सिग्मा आ रहा है, तो मतलब तुम्हें स्ट्रेस लाना है। तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ m बाय आई, चलो न्यू पेज पे करते हैं इसको, m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। अब तुम्हें देखो आंसर में सिग्मा आ रहा है तो तुम्हें एक ये यूज़ करना है, और मोमेंट के बिना ई और आर तो कहीं आ नहीं रहा, तो ये यूज़ नहीं करना, इन दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। मोमेंट कितना है फिक्स्ड एंड पे, देखो तो ऐसी कोई बीम है तुम्हारी कैंटिलीवर, डब्ल्यू लग रहा है, मोमेंट और लेंथ एल है, मोमेंट है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, आई बाई वाई कितना होगा, उधर ले जाता हूँ मैं, सिग्मा आई बाई वाई, तो सिग्मा को सिग्मा रहने दो, आई हो गया तुम्हारा बी डी स्क्वायर बाई सिक्स, सेक्शन तो रेक्टेंगुलर दे रखा है क्वेश्चन में देखना, ठीक है। तो मुझे डी पूछा है, देख लेता हूँ क्या होता है, ये थ्री हो गया, तो थ्री डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिग्मा बी, ये डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो डी कितना हो गया, तो रूट थ्री डब्ल्यू एल बाय सिग्मा बी, सॉरी एल बाहर आएगा है ना, एल स्क्वायर था तो ये एल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये रहा तुम्हारा आंसर, यही आया, टू तो आया नहीं, थ्री आया और रूट आया था एक, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन कॉपर बार विल बी अंडर। अब देखो ये क्वेश्चन अगर कोई दूसरे एग्जाम में आता तो तुम्हें कुछ और डेटा भी देते, बट ये तुम्हें एकदम ऐसे रैंडम पूछ लिया जैसे तुम एक फील्ड इंजीनियर हो, ठीक है, कि तुम्हें पता होना चाहिए स्टील कितना हीट करने पे कितना बढ़ता है, कॉपर कितना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, क्वेश्चन कर करके इतना स्टील कॉपर इन सब का, एल्यूमिनियम, दो तीन चीज़ों का अल्फा याद होना चाहिए। स्टील का अराउंड हर क्वेश्चन में इतना दे रखा होता है, और जो कॉपर का होता है वो 17-17.5 कुछ ऐसा दे रखा होता है, कहीं कहीं 18 भी दे रखा होता है, ठीक है। अलग अलग ग्रेड्स पे डिपेंड करता है, तो किसका ज़्यादा हुआ, कॉपर का या स्टील का, कॉपर का, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर मीटर इंटू कैलविन, मतलब एक कैलविन बढ़ाने पे इतना बढ़ेगा ये, ठीक है। तो अब देखो मान लो ऐसी कोई कंपोजिट बीम थी, कंपोजिट क्या होती है, जो जुड़ी हुई होती है, जो मतलब अगर तुम हीट या फिर उसको कूल करोगे तो इक्वली बढ़ेगी या कम होगी। ये मान लो कॉपर थी तुम्हारे, ये स्टील थी, तुमने हीट किया, तो कॉपर अगर फ्री होता तो इतना जाना चाहता, 17.5 मान लो, एक केल्विन बढ़ाया तो 17.5 जाना चाहता, और स्टील को हीट किया तो वो तो 12 ही जाना चाहता, लेकिन इन दोनों को 7 बढ़ना है, तो स्टील क्या करेगा, कॉपर को धक्का देगा इस तरफ, और कॉपर स्टील को धक्का देगा इस तरफ, और दोनों बीच में कहीं आके मिलेंगे, तो इसका जो फाइनल होगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब देखो कॉपर किस में आया, अगर मैं कॉपर में स्ट्रेस की बात करूं तो कॉपर तो आया कंप्रेशन में, कॉपर जाना चाह रहा था आगे, कॉपर को पीछे की तरफ धक्का दिया कि नहीं थोड़ा कंप्रेस हो, मेरे बराबर आ, स्टील बोल रहा है, और कॉपर ने स्टील को थोड़ा सा धक्का दिया कि तू तू भी थोड़ा आ गया, तो स्टील है टेंशन में, स्टील बढ़ रहा है, कॉपर है टेंशन में, कंप्रेशन में, उसका आंसर क्या हो गया, बी। अब ध्यान रखना ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आ रखा है ऐसा, तो इसका कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने भी अल्फा दिया नहीं था तो मैंने भी यहाँ अल्फा दिया नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना अराउंड अराउंड इतना होता है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड्स, देखो हिंज्ड एट बोथ एंड से सबसे पहले यही लिख दो, एल इफेक्टिव इजिकल टू एल, जैसे जैसे समझ आ रहा है लिखते जाओ, कितना है 5 मीटर, हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, डायमीटर 16, डी दे रखा है 16 सेंटीमीटर या फिर 0.16 मीटर। अगर मैं सीधा निकालूं तो सीधा फॉर्मूला होता है 4L/D, कहाँ से आया, तो ये देखो ये कितना होता है, एल इफेक्टिव बाय आर,
आर कितना होता है रूट आई बाय ए, सर्कल का आई कितना होगा पाई डी की पावर 4/64, ए कितना होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा d/4, फिर इसको पुट कर दो तो 4L इफेक्टिव बाई डी होता है, ठीक है। तो 4L इफेक्टिव तो कितना है 5 ही है, ये देखो L के बराबर ही है, D कितना है 0.16, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 125, करके देख लेना। कुछ भी नहीं है, देखो 20 डिवाइडेड बाई 0.16, हटाओ 0 0, 8 की टेबल से काट दो 2, और ये आएगा 2 ज़ा 5 0, ये आ गया 125, ठीक है। 24th का आंसर क्या है दिल्ली। The stress at which extension of a material takes place more quickly as compared to increase in load। देखो माइल्ड स्टील ही पढ़ा है हमने, तो माइल्ड स्टील ही बनाएंगे हर जगह। माइल्ड स्टील, यहाँ देखो स्ट्रेस बढ़ रहा था, स्ट्रेन बढ़ रहा है, यहाँ पे भी वापस स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, यहाँ भी वापस स्ट्रेस बढ़ा और स्ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन मोर क्विकली जैसा तो कुछ भी नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट के बाद तो स्ट्रेस लगता ही नहीं है, टूट गया, उसके बाद कौन सा स्ट्रेस लगा लो और कौन सा स्ट्रेन आ जाएगा। इल्डिंग पॉइंट देखो, एक अपर इल्ड होता है एक लोअर इल्ड होता है, लेकिन जो इल्डिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हम लोअर इल्ड लेते हैं, क्योंकि अपर इल्ड जो होता है वो लोडिंग की रेट और इन सब पे डिपेंड करता है, इसलिए जो इल्डिंग स्ट्रेस FI हम डिफाइन करते हैं वो हमेशा लोअर इल्डिंग होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो स्ट्रेस लगा रहे हो कुछ नहीं, लेकिन स्ट्रेस आ रहा है एकदम, हाँ आ रहा है, तो देखो यही पूछ रहा है कि एकदम क्विकली स्ट्रेन किस में आ जाता है, ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जिसके बाद एकदम क्विकली स्ट्रेन आता है, तो ये कौन सा है इल्डिंग पॉइंट, डी आंसर, ठीक है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल दी सोल्यूशंस, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर किया और कोशिश भी की है रिविजन करवाने की। बस एट द एंड ऑफ द टेस्ट में यही बोलना चाहूँगा कि ये आपका पहला टेस्ट था, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आया होगा, मैंने कोशिश की है कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालने की जिनको आपको स्विच करना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालने की जिनमें आप गलती करें, और बाकी ओवरऑल टेस्ट में अगर बताऊँ तो बहुत ईजी है, 25 में से मोर देन 22 सही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो पहला टेस्ट था, गलतियाँ होना नेचुरल है, नहीं हो पाया, नहीं अच्छे मार्क्स आ पाए, कोई इशू नहीं है, इम्प्रूव करना है। तो अब तुम ये टेस्ट देने के बाद क्या करोगे, एनालिसिस देखोगे, ये 25 क्वेश्चन कि मैंने गलतियाँ कहाँ की और क्यों की, ये बहुत ज़रूरी है खुद से पूछना क्यों, क्योंकि ये पूछोगे तभी तुम्हारे पास क्या आएगा सोल्यूशन, कि इस गलती को इम्प्रोवाइज़ करना है, मुझे कम करना है, या नेक्स्ट टाइम नहीं हो तो उसका सोल्यूशन रेडी रखो, कि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, आंसर सही से टिक नहीं किया, जो भी तुम हर इंडिविजुअल की अलग अलग मिस्टेक होती है, तो ध्यान रखो, एनालिसिस करना और इम्प्रूव करना, नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा स्कोर करना। ऑल द बेस्ट।